The name of the essay is A Bachelor's Complaint Against the Behavior of Married People. एक कुंवारे व्यक्ति की शादीशुदा लोगों के व्यवहार पर शिकायत. Let's start reading. As a single man, I have spent a good deal of my time in noting down the infirmities of married people. As a single man, एक सिंगल आदमी के तौर पर मैंने बहुत सारा टाइम बिताया है क्या करने में, इन नोटिंग डाउन द इन्फर्मिटीज़ ऑफ मैरिड पीपल, मैरिड लोगों की इन्फर्मिटीज़ को नोट करने में. इन्फर्मिटीज़ क्या होती हैं? कमजोरियाँ, वीकनेस, खामियाँ, कमियाँ. टू कंसोल माई सेल्फ फॉर दोज सुपीरियर प्लेजर्स विच दे टेल मी आई हैव लॉस्ट बाई रिमेनिंग एज आई एम. कंसोल करने के लिए मैंने क्यों मैरिड लोगों की खामियों को नोट किया है? अपने आप को सांत्वना देने के लिए, कंसोल करने के लिए. किस बात के लिए सांत्वना दे रहा है अपने आप को? क्योंकि वो क्या है, एक बैचलर है. अब उसको कभी कभी लगता तो होगा कि काश मेरी शादी हुई होती, काश शादी हुई होती. इस चीज़ की सांत्वना वो कैसे देता है अपने आप को? मैरिड लोगों के अंदर खामियां निकाल करके कि देखो शादी से क्या क्या हो जाता है, शादी से कितना नुकसान हो जाता है. जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम उसकी कमियां ढूंढते हैं ना, कि अच्छा है नहीं मिला तो क्या कर लेता पाके. जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो फिर वो क्या कहती थी, अंगूर खट्टे हैं, मैं खाती तो मेरा मुंह ख़राब हो जाता. पहले तो कोशिश करती है पाने की, जब नहीं मिलते तो कहती अंगूर खट्टे हैं. ये अपने आप को अपने मजाक के वे से कह रहा है कि मैंने अपने आप को कंसोल करने के लिए उन सुपीरियर प्लेजर्स जो मैंने खो दिए हैं. जो लोग कहते हैं कि शादी के बाद बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, ये अच्छी चीज़ है, सुपीरियर प्लेजर्स मिलते हैं, वो ये कहता है कि मैंने उन सुपीरियर प्लेजर्स को नहीं पाया. इसकी सांत्वना के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, मैरिड पीपल में खामियां निकालता हूँ. विच दे टेल मी आई हैव लॉस्ट बाई रिमेनिंग एज आई एम. ये बात वो लोग कहते हैं जो मैरिड लोग हैं, उससे कहते हैं कि तुमने वो सुपीरियर प्लेजर खो दिए जो तुम शादी करने के बाद पाते. तो मैं उनकी सांत्वना के लिए मैरिड लोगों के व्यवहार में खामियां ढूंढता हूँ. अगला पैरा. आई कैनॉट से दैट द क्वाल्स ऑफ मैन एंड देयर वाइव्स एवर मेड एनी ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी or had much tendency to strengthen me in those anti-social resolutions which I took up long ago. दोबारा पढ़ते हैं. I cannot say that the quarrels of men and their wives ever made any great impression upon me. मैं ये नहीं कह सकता कि आदमियों में और उनकी पत्नियों में जो लड़ाई होती है, जो क्वारल्स होती हैं, मेरे पर उनका प्रभाव पड़ा. कि शायद उनकी लड़ाइयों को देख करके मैं सांत्वना देता हूँ अपने आप को. और हैड मच टेंडेंसी टू स्ट्रेंथन मी इन दोज एंटी सोशल रेजोल्यूशंस. या मेरे दिमाग में ऐसी टेंडेंसी है कि मैंने वो रेजोल्यूशंस लिए जो एंटी सोशल है. कौन से रेजोल्यूशन की बात कर रहा है ये? शादी ना करने का रेजोल्यूशन. वो कह रहा है कि ये शादी ना करने का जो रेजोल्यूशन है ना, जो निश्चय मैंने किया है, वो कोई मेरे अंदर ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं थी ऐसी कि मैं बैचलर ही रहूँ हमेशा. विच आई टुक अप लॉन्ग अगो अपॉन मोर सब्सटेंशियल कंसिडरेशन. और वो जो रेजोल्यूशन थे मैंने बहुत पहले ले लिए थे ठोस कारणों के आधार पर. ये जो सब्सटेंशियल कंसिडरेशन है, इसका मतलब है ठोस कारण. सब्सटेंशियल होता है वो चीज़ जो मायने रखती हो, सब्सटेंशियल इसका वज़न हो कोई, और कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे कारण है. अब इन लाइन में हमें वो ये बता रहा है कि मैंने बैचलर रहने का जो डिसीज़न है वो बहुत ही ठोस कारणों पे लिया है, ऐसे ही नहीं लिया मैंने. ये नहीं है कि आदमियों को अपनी पत्नियों के साथ लड़ते हुए देखा तो मैंने शायद ये डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूँगा. मेरे और रीज़न थे, और रीज़न अब आपको पता ही है क्या थे. उसकी फैमिली प्रॉब्लम थी ना, उसकी सिस्टर ने उसकी माँ को मार दिया था. अब उसकी सिस्टर को संभालने की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी. उसको मैडनेस के फिट्स आते थे, दौरे पड़ते थे, तो वो बेचारा शादी के बारे में सोच ही नहीं पाया कभी. उसने डिसाइड किया कि शादी करूँगा तो मेरी बीवी आएगी, वो मेरी बहन की कैसे केयर करेगी, वो थोड़ी करेगी केयर, और वो हो सकता है उससे भी छुड़वा दे. वट ऑफनेस्ट ऑफेंड्स मी एट द हाउसेज ऑफ मैरिड पर्सनस वेयर विजिट इज़ एन एरर ऑफ क्वाइट ए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन. तो वो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे ऑफेंड करती है मैरिड लोगों के घर में,
वो क्या है, इज़ एन एरर ऑफ क्वाइट ए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन करना तो बिल्कुल ही एक अलग सी चीज़ है। और वो चीज़ क्या है, इट इज़ दैट दे आर टू लविंग, वो ये कि वो बहुत ज़्यादा टू लविंग है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा, पता नहीं प्यार करते हैं या शो ऑफ करते हैं मेरे सामने। तो मुझे ये बात उनके घर में जा कर के बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं प्यार को। नॉट टू लविंग नीदर, दैट डज नॉट एक्सप्लेन माई मीनिंग। नॉट टू लिविंग नीदर, ज़्यादा भी, इतना ज़्यादा प्यार भी नहीं, ये भी मेरे मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं करता है। बिसाइड्स वाई शुड दैट ऑफेंड मी, और ये बात मुझे क्यों ऑफेंड करेगी कि अगर वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। करें, अच्छी बात है, मेरे साथ ये अपमानित होने वाले कारण ये नहीं है। द वेरी एक्ट ऑफ सेपरेटिंग दैमसेल्व्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू हैव द फुलर इन्जॉयमेंट ऑफ ईच अदर सोसाइटी implies that they prefer one another to all the world। अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो एक दूसरे को इतना प्यार करें कि दुनियादारी से कट हो जाए, पूरी दुनिया से अपने आप को कट कर ले, ये जो पहली लाइन है ना, द वेरी एक्ट ऑफ सेपरेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो बाकी जो दुनिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो उससे अपने आप को अलग पाते हैं। टू हैव द फुलर इन्जॉयमेंट ऑफ ईदर सोसाइटी, और ऐसा शो करते हैं कि वो एक दूसरे की सोसाइटी को बहुत इन्जॉय करते हैं। यानी पत्नी ये शो करती है कि वो पति के साथ बहुत खुश है, पति ये सोचता है कि वो पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और उन्हें दुनिया की लोड़ ही नहीं है, ऐसा शो करते हैं वो। इम्प्लाइज, ये बात शो करता है दैट दे प्रेफर वन अनदर टू ऑल द वर्ल्ड, और उनका ये जो बिहेव है ये शो करता है कि उनको दुनिया की ज़रूरत ही नहीं है, वो प्रेफर करते हैं एक दूसरे को, उसके लिए वो दुनिया भी छोड़ सकते हैं। अरे छोड़े तो छोड़ो, शो ऑफ क्यों करते हो? आपके घर में कोई आया है, उसको तो इज्जत मान सम्मान दो आप, उसके सामने ये क्यों शो कर रहे हो कि हमें तुम में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो एक दूसरे में इंटरेस्ट है। ऐसा ज़्यादातर कब होता है? हाँ, जो नई नई शादी होती है तब होता है, साल 2 साल के बाद तो शायद कम हो जाता है। ओके, अगला है, बट व्हाट आई कंप्लेन ऑफ इज दैट दे कैरी दिस प्रेफरेंस सो अनडिसगाइज्डली, परंतु मेरी शिकायत ये है कि वो अपने इस प्रेफरेंस को, कि पति को प्रेफरेंस देती है, पत्नी को प्रेफरेंस देता है, इसको इतना अनडिसगाइज्डली करते हैं, यानी खुलेआम करते हैं। डिसगाइज का मतलब होता है छुपाना, अनडिसगाइज का मतलब खुलेआम करना, शो ऑफ कर देना। यानी वो ये अपने इमोशंस इतने अनडिसगाइज्डली करते हैं, एकदम ओपनली करते हैं। दे पर्क इट अप इन द फेसेस ऑफ अस सिंगल पीपल सो शेमलेसली, और वो बड़ी ही बेशर्मी के साथ हम जैसे कुंवारे लोगों के ऊपर थोपते हैं ये चीज़ें, जानबूझ के दिखाते हैं कि देखो हम कितना प्यार करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं कि तो कुंवारा है, तेरी तो पत्नी नहीं है। पति भी सोचता होगा भी तेरी पत्नी है, मेरी पत्नी, देखो मैं कितना प्यार करता हूँ। पत्नी भी आती है कि ये तो कुंवारा है, मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, तो वो इंसल्टेड फील करता है बेचारा। यू कैन नॉट बी इन देयर कंपनी ए मोमेंट विदाउट बीइंग मेड टू फील बाय सम इनडायरेक्ट हिंट और ओपन अवावल दैट यू आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेफरेंस। तो आप उनकी कंपनी में एक क्षण भी नहीं रह सकते बिना ये फील किए हुए कि आपको कोई प्रेफर नहीं करता, यहाँ पे आपकी कोई लोड नहीं है, यहाँ पे आप फालतू हो। हमारे घर में जब वो चला जाता है ना किसी मैरिड कपल के घर में, तो उसको ऐसा फील होता है कि ये तो मुझे ऐसा फील करा रहे हैं कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मेरी कोई प्रेफरेंस ही नहीं है। और एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता जिस क्षण में ये फील नहीं करता, ऐसा ऑफेंडेड फील नहीं करता हूँ। नाउ देर आर सम थिंग्स विच गैव नो ऑफेंस वाइल इम्प्लाइड और टेकन फॉर ग्रांटेड मेयरली। वो ये बात कहता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे हम अपमानित फील नहीं करते, अगर वो इम्प्लाइड होती हैं, यानी कहीं नहीं जाती, अपने आप ही समझ में आ जाती है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही समझ आ जाती है, किसी को बताने की या शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, तब आदमी अपमानित फील नहीं करता है। अपमानित फील कब करता है? जब वो ओपनली शो करते हैं, ओपनली ये उसको जताते हैं बार बार कि तू तो भैया अलग है हमसे, तू इन्फीरियर है, हम ही हैं, तुम हमारे मैच का नहीं है। वो ये कहता है ये बातें तो इम्प्लाइड होती हैं, ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है आदमी को, शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है मान लिया जाना, बिना बताए अपने आप समझ में आ जाना। बट
मेयरली बट एक्सप्रेस्ड देयर इज़ मच ऑफेंस इन दम, परंतु अगर उनको एक्सप्रेस किया जाता है ना तो आदमी को अपमान फील होता है। एक्सप्रेस किया जाता है तो जब कोई चीज़ हम सीधा सीधा बता दें किसी को तो आदमी को अपमानित फील होता ही है, कोई चीज़ इनडायरेक्टली पता लगे तो आदमी को अपमानित फील नहीं होता है। जैसे अपने किसी के घर जाते हैं तो मान लो कि अब आपको उसको गेस्ट को वापस भेजना है, आपको कोई और काम करना, तो आप ये तो नहीं कहोगे आप जाओ मुझे काम करना है, फिर आप क्या कहते हो? मान लो आपके घर में आके कोई बैठ गया, नहीं होता ऐसा कई बार कि आप उसकी कंपनी में या तो बोर हो रहे हो या आपको कोई ज़रूरी काम करना है ना, तो फिर हम उसको ये तो कहेंगे नहीं भाई अब तुम जाओ मुझे तो काम करना है, आप चले जाओ। तो हम कोई ना कोई इनडायरेक्ट तरीका ढूंढते हैं जिससे कि वो आदमी चला जाए। कोई हो है तरीका आपके पास ऐसा? ज़्यादातर क्या होता है कि अगर कोई आदमी बैठा है ना उसको बार बार आप चाय का पूछोगे ना तो वो कहेगा नहीं मैं चलता हूँ बस, और चाय मंगाऊँ नहीं मैं चलता हूँ बस, फिर वो चला जाता है। तो उससे वो अपमानित भी फील नहीं करता, वो चला भी जाता है। मान लो कहीं आदमी जाने वाले ही होते हैं ना, परंतु वो बाई चांस कोई दिमाग में बात आ जाती है, वो कुछ अपने को बताने लगते हैं, फिर हम कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे वो जाने पात्र हो जाए, ऐसी बात जिससे को ऑफेंड भी ना हो और वो पता भी लग जाए मुझे जाना चाहिए, है ना। तो वो यही बात कह रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो कोई बात नहीं है, आप इतना ओपनली क्यों एक्सप्रेस करते हो कि हम कुछ ही नहीं है। अब वो फिर उनके लिए कोई और तरीका उनके लिए फिर कोई और तरीके से बात। इफ ए मैन वर टू अकोस्ट यानी टॉक, बात करना, हाईलाइट किया हुआ आप देख लेना। इफ ए मैन वर टू अकोस्ट द फर्स्ट होमली फीचर्ड और प्लेन ड्रेस्ड वुमन ऑफ हिज एक्विंटेंस, तो अकोस्ट का मतलब बात करना, होमली फीचर्ड का मतलब ठीक ठाक नैन नक्श की, होमली का मतलब प्लेन, ज़्यादा खास नहीं हो, जो आम हो, होमली फीचर्ड और प्लेन ड्रेस्ड यंग वुमेन of his acquaintance and tell her bluntly that she was not handsome or rich enough for him and he could not marry her, he would deserve to be kicked off for his ill manners। अब एक उदाहरण देता वो कि अगर मान लो कोई एक आदमी है, उसको कोई लड़की पसंद नहीं आती क्योंकि वो होमली फीचर्ड है, यानी उसका रंग रूप इतना अच्छा नहीं है मान लीजिए, या फिर वो इतनी सुंदर या रिच नहीं है जिससे कि वो शादी नहीं करना चाहता, तो हम उसको वो कैसे कहेगा? कोई अच्छा सा तरीका ढूंढेगा ना मना करने का, सीधा सीधा थोड़ी कह देगा कि तुम तो सुंदर नहीं हो, तुम तो गरीब हो, मेरे लायक नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसका मतलब वो आदमी कैसा है? इल मैनर्ड है, अच्छे मैनर्स नहीं है उसमें। तो वो कहता अगर ऐसा आदमी है कोई और अगर वो उसको ब्लंटली बोल देता है, ब्लंटली का मतलब साफ साफ मुंह पर बोल देने वाला, उसको ब्लंटली बोल देता है कि वो तो रिच नहीं है और सुंदर नहीं है और उसको मैरिड नहीं कर सकता, तो ऐसे आदमी को तो किक मार देनी चाहिए। ही डिज़र्व टू बी किक्ड, वो क्या डिज़र्व करता है? किक, लात खाने का डिज़र्व करता है वो, फॉर हिज इल मैनर्स, क्योंकि उसमें मैनर्स नहीं है। येट नो लेस इज इम्प्लाइड इन द फैक्ट दैट हैविंग एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन टू हर ही हैज़ नेवर येट थॉट फिट टू डू इट। लेकिन वो ये बात उसको कैसे जाहिर कर सकता है कि अगर वो लड़की उसके सामने बार बार आती है लेकिन वो आदमी उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता, वो उससे बात ही नहीं करता है कभी, तो लड़की अपने आप ही समझ जाएगी ना कि ये मेरी शादी नहीं करेगा, है ना। और भी तो बहुत सारे तरीके हैं ये जताने के भी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, अपमान करके थोड़ी बताते हैं हम किसी को ये थोड़ी कहेंगे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम तो सुंदर नहीं हो, तुम रिच नहीं हो। नहीं, इग्नोर वाली बात नहीं कर रहा, हम जता सकते हैं किसी और तरीके से किसी को कि हम तुम में इंटरेस्टेड नहीं हो, बिना उसको अपमानित किए हुए। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये वही तो बात कर रहा है कि हैविंग एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ पुटिंग क्वेश्चन टू हर, कि अगर सामने अपॉर्चुनिटी भी हो आपके सामने और आपकी एक्सेस भी हो कि आप उसको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वो लड़की खुद ही समझ जाएगी कि ये आदमी मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो खुद ही बात नहीं करेगी, ना ही उससे एक्सपेक्ट करेगी कि मुझसे शादी करो। द यंग वुमन अंडरस्टैंड्स दिस एज क्लियरली एज इफ़ इट वर पुट इन टू वर्ड्स। तो वो जो औरत है वो इतना क्लियरली समझ लेगी कि उसको शब्दों में बताना ज़रूरी नहीं है, उसके हाव भाव से समझ जाती है। बट नो रीजनेबल यंग वुमन वुड थिंक ऑफ मेकिंग दिस द ग्राउंड ऑफ ए क्वारल। और इससे वो जो कोई भी यंग वुमन है अगर वो समझदार है तो वो इसको लड़ाई का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं बनाएगी।
लड़ाई भी कैसे कर सकती है अभी, उसमें तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह दे कि मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं कर रहा कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम गरीब हो, मेरे लायक नहीं हो, तो वो औरत उससे लड़ाई तो करेगी फिर, है ना, या अपसेट हो जाएगी उससे, वो तो अपमानित हो जाएगी वो, ये बात है। जस्ट एज लिटल राइट हैव ए मैरिड कपल टू टेल मी बाई स्पीचीज, तो आगे वो ये कहता है कि इसी तरह से जो मैरिड कपल है उनको भी ये अधिकार नहीं है कि वो मुझे कह करके कुछ जताएं, स्पष्ट ब्लंटली मुझे ये बता दें कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं बैचलर हूँ, या वो हमारी तरह नहीं है। ये सारी चीज़ें वो मुझे इतनी ब्लंटली क्यों बता देते हैं, इतना ज़्यादा मेरे को अपमानित करके क्यों बता देते हैं। फिर आई एम नॉट द हैप्पी मैन, कि मैं हैप्पी मैन नहीं हूँ, लेडीज़ चॉइस नहीं हूँ मैं, मुझे शायद लड़कियाँ पसंद नहीं करती, क्योंकि जिनकी शादी नहीं होती उनके बारे में धारणा बन जाती ना कि लड़कियाँ पसंद नहीं करती होगी इसलिए शादी ना हुई होगी। इट इज़ इनफ दैट आई नो आई एम नॉट, और वो कहता है अच्छी बात है, मैं जानता हूँ कि मैं लेडीज़ चॉइस नहीं हूँ, हो सकता है मैं हैप्पी मैन भी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। आई डोंट वांट दिस परपेचुअल रिमाइंडिंग, परंतु मुझे बार बार ये याद नहीं दिलाया जाना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ। परपेचुअल रिमाइंडिंग का मतलब कंटिन्यूसली कोई चीज़ उसको याद दिलाना, अरे भाई तू कुंवारा है, अरे तू कुंवारा है। वो कहता है मेरे को बार बार ये लोग जताते हैं कि मैं कुंवारा हूँ, अरे मुझे पता है मैं कुंवारा हूँ, मुझे पता है कि हो सकता है मुझे लड़कियाँ पसंद ना करती हों, आप मुझे इतनी मतलब ब्लंटली क्यों बताते हो ऐसा, ये ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। द डिस्प्ले ऑफ सुपीरियर नॉलेज और रिचीज़ मे बी सफिशिएंटली मोर्टिफाइंग। अब वो कहता है इंसल्ट कई तरह की होती है हमारी, एक तो ये इंसल्ट हो गई उसकी, जब वो मैरिड कपल के घर जाता है तो उसकी इंसल्ट हो जाती है बैचलर होने के कारण। आगे वो कहता है कभी कभी हमारी इंसल्ट हो जाती है सुपीरियर नॉलेज और रिचीज़ के सामने, कि कभी कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं जहाँ पे हम अज्ञानी दिखते हैं। कई बार हमारा ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि हमें कुछ आता नहीं है, कई बार तो हमारी बेइज्जती हो जाती है ना, नॉलेज कम होने के कारण। और कई बार धनवान घर के जाते हैं किसी धनी घर में, तो पुअर होने के कारण हमारी इंसल्ट हो जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इस वजह से हम कभी कभी इंसल्ट फील करते हैं। मोर्टिफाइंग का मतलब होता है इंसल्टेड फील करना। ये जो लाइन है ना, द डिस्प्ले ऑफ सुपीरियर नॉलेज, की उच्च ज्ञान का जो प्रदर्शन है, और रिचीज़ यानी धनी चीज़ों का प्रदर्शन है, धन का प्रदर्शन है, वो भी कई बार इंसल्टिंग होता है। बट दीज एडमिट ऑफ ए पैलिएटिव, परंतु इनमें कोई ना कोई एक कंपनसेशन छिपा होता है कि इंसल्ट होती है ना तो बदले में कुछ ना कुछ मिलता है हमें। कभी कभी हमारी इंसल्ट होती है लेकिन उस इंसल्ट में कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है जिससे हमारा वो अपमान का घाव भर जाता है, उसको पैलिएटिव कहते हैं। पैलिएटिव एक ऐसी दवाई होती है जो हमारे को आराम देती है। तब यहाँ वो दो इंसल्ट की तुलना कर रहा है, एक तो वो इंसल्ट जो मैरिड लोग करते हैं उसकी एज ए बैचलर, और एक वो इंसल्ट जो कभी कभी हमारी हो जाती है कम धन होने के कारण या कम नॉलेज होने के। तो वो ये कहता है ये जो इंसल्ट है ना ये पैलिएटिव है, इस इंसल्ट के बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। क्या मिलता होगा आगे बताएगा। द नॉलेज विच इज़ वॉट आउट टू इंसल्ट मी मे एक्सीडेंटली इम्प्रूव मी, कि जो नॉलेज, जिस नॉलेज की वजह से मेरी इंसल्ट होती है, जिस चीज़ को ना जानने की वजह से मेरी इंसल्ट होती है, वो एक्सीडेंटली मुझे इम्प्रूव करती है। क्योंकि अगर मेरी बेइज्जती हुई तो मुझे पता तो लगा कि ये चीज़ थी कोई नई, और मेरा ज्ञान तो बढ़ा ना ज्ञान उसका। किसी चीज़ से प्रति आप अगर मान लो कोई छोटी मोटी चीज़ आपको नहीं आती और टीचर आपकी बेइज्जती कर देगी तो मैं यही नहीं आता, इंसल्ट तो हुई, कम से कम नई चीज़ तो सीखी, पता तो लग गया ना ये चीज़ है। तो वो कहता है ये पैलिएटिव होता है इसका कुछ ना कुछ बदले में मिलता है कुछ ना कुछ। और दूसरा may accidentally improve me, and in the rich man's house and pictures his parks and gardens I have a temporary usufruct। और रिच मैन के घर में जाके अगर मेरी कभी बेइज्जती होती है मान लो, तो कम से कम मैं उस रिच मैन के घर का आनंद तो ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके एक सोफ़ों पर बैठ जाता हूँ, वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें देखता हूँ, अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखता हूँ, और उसके गार्डन में घूम लेता हूँ। बेइज्जती तो हुई और आनंद तो लिया थोड़ी देर के लिए भी, अच्छी चीज़ नई नई चीज़ें देखने को तो मिली। आई हैव ए टेम्परेरी यूजुफ्रक्ट, तो मेरे को यूजुफ्रक्ट मिलता है थोड़ी देर के लिए। यूजुफ्रक्ट होता है किसी दूसरे की चीज़ को एंजॉय करना थोड़ी देर के लिए, उसको कहते हैं यूजुफ्रक्ट। तो वहाँ पे रिच मैन के घर में वो थोड़ी देर के लिए उसकी चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या हो जाता है, उसको कंपनसेशन मिल जाता है।
इंसल्ट से थोड़ा सा। तो वो कहता उस इंसल्ट में तो कुछ भी नहीं मिलता मुझे, जो मेरी कुंवारे होने के कारण होती है। उसमें क्या क्या 10 में से बेइज्जती होती है और मिलता कुछ नहीं है मेरे को, लेकिन इन इंसल्ट में मुझे कुछ मिल जाता है। बट द डिस्प्ले ऑफ मैरिड हैप्पीनेस हैज़ नन ऑफ दीज पैलिएटिव्स। परंतु वो लोग जो शादीशुदा खुशी का डिस्प्ले करके मेरी इंसल्ट करते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई पैलिएटिव नहीं है, ऐसा कोई कंपनसेशन मुझे नहीं मिलता है। इट इज़ थ्रू आउट प्योर अनरिकम्पेंस्ड अनक्वालिफाइड इंसल्ट। ये तो प्योर इंसल्ट है, इसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। इसके देखो इंसल्ट के कितने एडजेक्टिव लगाए हैं, प्योर इंसल्ट, अनरिकम्पेंस्ड इंसल्ट। अनरिकम्पेंस्ड का मतलब उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है, और अनक्वालिफाइड इंसल्ट, उसका कोई यूज़ नहीं है उस इंसल्ट का। बहुत सारी इंसल्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। मैरिज बाय इट्स बेस्ट टाइटल इज़ ए मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनवीडियस सॉर्ट। अब मैरिज का जो टाइटल है वो मोनोपोली के सिनोनिमस ही है। मैरिज का मतलब मोनोपोली। जब आपकी किसी शादी हो जाती है तो पति सोचता है पत्नी पर मेरा फुल अधिकार है, और पत्नी सोचती है कि पति पर मेरा पूरा एकाधिकार है, यानी मैं ही हूँ बस, और कोई नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रति यही सोचते हैं, तीसरा आदमी उनको कोई स्वीकार नहीं होता है। एंड नॉट द लीस्ट ऑफ इनवीडियस सॉर्ट। और ये भी बड़ी इनवीडियस टाइप की मोनोपोली है जो गुस्सा दिलाती है हमें, तीसरे आदमी को। उनको तो क्यों गुस्सा दिलाएगी। इट इज़ द कनिंग ऑफ मोस्ट पजेसर्स ऑफ एनी एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू कीप देयर एडवांटेज एज मच आउट ऑफ साइट एज पॉसिबल। तो वो जो लोग हैं जो पजेसर होते हैं, जो कनिंग पजेसर्स होते हैं, पजेसर का मतलब वही जो अधिकार रखते हैं पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, दोनों पजेसर हो गए। वो पजेसर जो है उनका ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है एक दूसरे के प्रति। प्रिविलेज क्या होता है, विशेषाधिकार। जैसे कॉलेज में टीचर्स के प्रिविलेज होते हैं कुछ, है ना, बच्चों के प्रिविलेज नहीं होते हैं। और जो प्रेसिडेंट बन जाता है उसके कुछ प्रिविलेज होते हैं कि वो टीचर्स के साथ बैठ सकता है चेयर पे, टीचर्स के साथ बात कर सकता है कभी भी जा करके। ये तो विशेष अधिकार, जो खास अधिकार। अब पत्नियों के पास अपने प्रिविलेज होते हैं और पति के पास अपने प्रिविलेज होते हैं जो पत्नी के प्रति वो यूज़ करते हैं, पत्नियाँ पति के प्रति यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे वही बात करें कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होते हैं टू कीप देयर एडवांटेज, कि वो अपने एडवांटेज है जो उनकी पति या पत्नी है, एज मच आउट ऑफ साइट एज पॉसिबल, दूसरों की साइट से वो दूर रखते हैं उनको, पति पत्नी को और पत्नी पति को। दैट देयर लेस फेवर्ड नेबर्स सीइंग लिटल ऑफ द बेनिफिट मे द लेस बी डिस्पोज टू क्वेश्चन द राइट। तो उनके जो लेस फेवर्ड नेबर्स हैं, वो जो नेबर्स हैं उनको ज़्यादा अधिकार नहीं मिलते हैं। वो पति, अगर नेबर में अगर कोई लड़की है तो वो पति से ज़्यादा बात नहीं कर पाती है, अगर कोई लड़का है तो वो पत्नी से बात नहीं, यानी वो अपने आप तक सीमित रखते हैं, एक दूसरे को दूसरों की ओरों से बचाए रखते हैं। बट दीज मैरिड मोनोपोलिस्ट थ्रस्ट द मोस्ट ऑब्नॉक्सियस पार्ट ऑफ देयर पेटेंट इनटू आवर फेसेस। परंतु ये जो मोनोपोलिस्ट लोग होते हैं, मैरिड लोग होते हैं, ये अपनी मोनोपोली का जो सबसे बेकार पार्ट होता है, ऑब्नॉक्सियस पार्ट होता है, वो हमारे फेसेस के ऊपर थर्स्ट करते हैं, थोपते हैं हमारे फेसेस पे। अरे हमें वो जानबूझ के दिखाते हैं कि ये तो मेरी है या ये तो मेरा ही है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इसमें। इसको इस बात से दिक्कत आती है। थके तो नहीं, थके तो नहीं, एक पैरा और कर लेते हैं। Nothing is to be more distasteful than the entire complacency and satisfaction which beam in the countenance of new married couple। और मेरे लिए उससे बुरी डिस्टेस्टफुल चीज़ कोई नहीं है। डिस्टेस्टफुल का मतलब जिसको वो नफ़रत करता हो, जो उसके लिए अच्छी नहीं हो, उस चीज़ से कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। कौन सी चीज़ से? दैट, जो वो देखता है, एंटायर कॉम्प्लिसेंसी एंड सेटिस्फैक्शन विच बीम इन द काउंटेनेंस ऑफ न्यूली मैरिड कपल। काउंटेनेंस क्या होता है? काउंटेनेंस नहीं है आगे कभी, चेहरा। काउंटेनेंस होता है चेहरा। बीम का मतलब यहाँ पे चमकना। तो वो क्या कहता है कि मेरे को न्यू मैरिड कपल जो होते हैं ना, उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि, एक अजीब सी खुशी दिखती है। वो मेरे लिए क्या है? डिस्टेस्टफुल है। क्या है? डिस्टेस्टफुल है, बड़ी ही घृणास्पद चीज़ है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है उनके चेहरों को देख करके, जब वो ये शो करते हैं कि हम बहुत ही खुश हैं, हम बहुत ही संतुष्ट हैं। किससे? अपनी मैरिड लाइफ से।
इज़ दैट ऑफ द लेडी पर्टिकुलरली, और ख़ास तौर पर किसके मुंह पर होती है ज़्यादा, औरत पे ज़्यादा होती है, दैट यू कैन हैव नो होप्स ऑफ हर, और वो लेडी क्या जताती है कि तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है, तुम कोई उम्मीद मत पाल लेना। वो लेडी ये सोचती है मेरे को देख करके कि मैं तो अब किसी की हो गई हूँ, तो तुम्हारा अब कोई चांस नहीं है, तुम मेरे को इस तरह से मत देखो। वो कहता भाई मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है कोई, तो वो ऐसा शो करते हैं कि मैं अब तुम्हारा कोई चांस नहीं, तुम्हारी कोई होप्स नहीं है, यू हैव नो होप्स ऑफ हर, इट इज़ ट्रू आई हैव नन। वो कहता मैं जानता हूँ मेरी कोई उम्मीद नहीं है, मेरा कोई चांस नहीं है, नॉर विश इज आइदर, और ना ही मैं ऐसी कोई विश करता हूँ। परहैप्स बट दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रूथ्स विच ought, एज आई सेड बिफोर, टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड नॉट एक्सप्रेस्ड। आगे वो यही बात कहता है कि जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, ऐसी बातें जताते नहीं हैं, ऐसी बातें तो खुद ही समझ में आ जाती है कि मुझे खुद ही पता है कि तुम अभी अभी तुमने शादी की है, मैं तुमसे कैसे उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन वो जताती हैं मुझे ऐसा अपने एक्सप्रेशन से, अपनी सेटिस्फैक्शन दिखा करके, खुशी दिखा करके कि मेरी कोई उम्मीद नहीं है, तो ये मुझे जताने की ज़रूरत नहीं होती है, तो फॉर ग्रांटेड चीज़ है, तो मान ली जाती है अपने आप ही पता लग जाता है। द एक्सेसिव एयर्स विच दोज पीपल गिव देमसेल्व्स फाउंडेड ऑन द इग्नोरेंस ऑफ अस अनमैरिड पीपल, और वो जो इतनी हवाबाजी करते हैं ना, एक्सेसिव एयर्स का मतलब है हवाबाजी करना, झूठी शान दिखाना, झूठा घमंड दिखाना, उसको एक्सेसिव एयर बोला है। जो वो अपने दिखाते हैं एक्सेसिव एयर, वो किस पर आधारित है, वो ये ज़्यादातर ये जो हवाबाजी किसके सामने दिखाते हैं, कुंवारे लोगों के सामने। तो ये कहता है ना, ये सारी फाउंडेड है हमारी इग्नोरेंस पर ही, हम जो अनमैरिड लोग हैं ना, हमारी अज्ञानता पर ही तो आधारित है। वुड बी मोर ऑफेंसिव, और ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाती है, इफ़ दे वर लेस इर्रेशनल, जब वो इर्रेशनल होती हैं। इर्रेशनल का मतलब अतार्किक होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, वो फालतू की हवाबाजी करते हैं। ये हमारे लिए तब और ज़्यादा अपमानजनक हो जाती हैं जब उनको कोई मतलब ही नहीं होता, ऐसे ही फालतू में ही वो शो करते रहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे हमें है ही नहीं, तुम में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें कैसे पता भी हमें तुम में इंटरेस्ट है। ओके, वी विल अलाउ देम टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज बिलोंगिंग टू देयर ओन क्राफ्ट बेटर देन वी हु हैव नॉट हैड द हैप्पीनेस टू बी मेड फ्री ऑफ द कंपनी, बट देयर एरोगेंस इज़ नॉट कंटेंट विद इन दीज लिमिट्स। वो कहता है कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप वो सारी मिस्ट्रीज़ को समझ जाएं, वो सारे रहस्य समझ जाएं, बिलोंगिंग टू देयर ओन क्राफ्ट, जो उनके क्राफ्ट से ही संबंधित है, यानी जो उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, हम अलाउ करते हैं कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जिए, हम कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में। बेटर देन वी हु हैव नॉट हैड द हैप्पीनेस टू बी मेड फ्री ऑफ द कंपनी, बट देयर एरोगेंस इज़ नॉट कंटेंट विद दीज लिमिट। परंतु उनका जो एरोगेंस है, उनका जो अहंकार है, वो उस लिमिट तक सीमित नहीं रहता है। इफ़ ए सिंगल पर्सन प्रिज्यूम टू ऑफर हिज ओपिनियन इन देयर प्रेजेंस, दो अपॉन द मोस्ट इनडिफरेंट सब्जेक्ट, ही इज इमीडिएटली साइलेंस्ड। अब उनकी कंपनी में, मैरिड लोगों की कंपनी में कई बार कोई सिंगल पर्सन, कोई बैचलर आदमी, अरे प्रीति कहाँ थे इतने दिन, तो अगर मैरिड कपल्स की उपस्थिति में अगर कोई सिंगल आदमी, अगर कोई बैचलर आदमी अपने ओपिनियन रखता है किसी मैटर पर, भले ही वो मैटर कैसा भी हो, उसको चुप कर दिया जाता है। तो चुप, तेरे को क्या पता, तो तुम्हारा है, ये हम शादीशुदा लोग हैं, हमें ज़्यादा पता है लाइफ का क्या होता है। ही इज़ इमीडिएटली साइलेंस्ड एज एन इनकम्पिटेंट पर्सन, उसको बिल्कुल चुप करा दिया जाता है इनकम्पिटेंट पर्सन मान करके। इनकम्पिटेंट वो होता है जिसमें कोई क्षमता नहीं होती, जिसमें कोई योग्यता नहीं होती। ने ए यंग मैरिड लेडी ऑफ माई एक्विंटेंस, तो कहता है कि यंग मैरिड लेडी थी जो मेरी जान पहचान की थी, मेरी एक्विंटेंस थी, हु द बेस्ट ऑफ द जेस्ट वॉज हैड नॉट चेंज हर कंडीशन अबाउ ए फोर्टनाइट बिफोर। और सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है, द बेस्ट ऑफ द जेस्ट मतलब मज़े की बात तो ये है कि उसकी जो कंडीशन थी 15 दिन पहले ही चेंज हुई थी। हैड नॉट चेंज हर कंडीशन अबाउ ए फोर्टनाइट बिफोर। फोर्टनाइट क्या होता है, पखवाड़ा, 15 दिन का पीरियड। तो उसकी कंडीशन 15 दिन पहले ही चेंज हुई थी। कंडीशन चेंज होने का मतलब यहाँ क्या है, शादी होना, यानी उसकी शादी 15 दिन पहले तो हुई थी। इन ए क्वेश्चन ऑन विच आई हैड द मिसफॉर्चून टू डिफ़र फ्रॉम हर, तो एक क्वेश्चन था जिसमें दुर्भाग्य से मैं उससे डिफ़र कर रहा था,
यानी मेरे विचार उससे नहीं मिल रहे थे। रेस्पेक्टिंग द प्रोपरेस्ट मोड ऑफ ब्रीडिंग ओएस्टर फॉर द लंदन मार्केट, और वो टॉपिक क्या था कि ओएस्टर्स को कैसे ब्रीड किया जाता है। वो लोग ओएस्टर एक समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव होता है, उसको खाते हैं वो, तो उससे पहले उसको ब्रीड करते हैं, उसमें से कोई मोती वगैरह निकलते हैं, शायद ओएस्टर के अंदर मोती होते हैं। मतलब आप ये मान लो कि खाने पीने की बात थी, कोई व्यंजन बनाने की। तो वो कहता है कि उस मुद्दे पर मैं उससे डिफ़र कर रहा था, अभी ऐसे नहीं ऐसे बनता है, ऐसे नहीं ऐसे बनता है। अब हालांकि वो लड़की थी और उसकी 15 दिन पहले तो शादी हुई थी, लेकिन वो अपने आप को पता नहीं क्या ही मान रही थी, क्योंकि वो मैरिड है इसलिए। had the assurance to ask with a sneer how such an old bachelor as I could pretend to know anything about such matters। तो वो ये कहता है कि वो लड़की ने मेरे को चिढ़ा करके ये बोला कि इतना पुराना बैचलर है, ये इस बात का दिखावा कैसे कर सकता है कि उसको इन मैटर्स पे इतना नॉलेज है कि वो बात रख सकता है। तो वो लड़की 15 दिन पहले तो उसकी शादी हुई है, और वो अगर मैंने कोई ऐसे खाने पीने की चीज़ पे उसको कमेंट कर दिया जो उससे मैच नहीं खा रहा था, उससे मैं अलग थी मेरी राय, तो मुझे किस बात का ताना देकर कहती है इसको क्या पता है, तो तुम्हारा है, तेरी शादी कब हुई है, उसकी शादी 15 दिन पहले हुई थी, उसको कौन सा 15 दिन में शादी को कौन सा ब्रह्म ज्ञान मिल गया था, सब कुछ नॉलेज आ गया उसको। तो वो यही कह रहा है कि मज़े की बात देखो, 15 दिन पहले जिनकी शादी हुई वो आज हमें ताना दे रहे हैं कि ये तो कुंवारा है, इसको कुछ नहीं आता, इसको क्या आता होगा, जो दिखावा करता है। इनफ फॉर टुडे।